Hello everyone. Today I'll discuss about the bus system and bus architecture. Actually ये हमारा डिस्कशन है कंप्यूटर के इंटरकनेक्शंस का, किस तरह से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टिंग द कंपोनेंट्स आपका कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है हमें, वायर की। ऐसे तो मदरबोर्ड में इनबिल्ट सेटअप होता है, इनबिल्ट ही वायर होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं काफ़ी पोर्शन। लेकिन अब इसके बाद और डिफरेंट पार्ट्स जो होंगे अलग अलग कैसे कनेक्ट होंगे, डिफरेंट स्लॉट्स में जो पार्ट लगे हैं, आईओ डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होंगे, या मेमोरी सीपीयू का कनेक्शन कैसे होगा, इन कनेक्शंस की बात है। तो कनेक्शंस के लिए जो सेटअप है उसे बस बोला जाता है। अब ऐसे हम जो लेमैन वाली बस थोड़ी है कि पैसेंजर की बस है ये सब ढो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी उसी तरह का अप्रोच है, वो ढोने के लिए है। बट यहाँ पर हमारा ट्रेवल क्या होगा, सिग्नल्स का ट्रेवल होगा और इंफॉर्मेशन या डेटा का होगा ट्रेवल जो आया जाएगा, ठीक। सीपीयू से मेमोरी में, मेमोरी से सीपीयू में, सीपीयू से आईओ में, दैट इज इनपुट आउटपुट में, इनपुट आउटपुट से सीपीयू में। ये सब पूरा कंप्लीट आदान प्रदान जो होगा, ट्रेवलिंग होगा, कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा डेटा का। उसके लिए जो पूरा अरेंजमेंट है उस पोर्शन पे हमारा डिस्कशन है, दैट इज बस सिस्टम पे। तो बस सिस्टम जो हमारा होता है एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक जैसे है, इट इज ए सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पाथवे या ग्रुप ऑफ वायर्स भी बोलते हैं। जैसे सामान्यतः इसमें एक वायर जो होता है 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन लेता है, तो 8 बिट हो गया तो 8 वायर होंगे एक साथ, तो 8 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक साथ कन्वे करते हैं, ट्रैवल करते हैं या सिग्नल्स क्रॉस होता है। इट इज ए सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पाथवे, जैसे रोडवेज हैं या फिर और सब पाथ है, उसी तरह से ब्रॉडबैंड वगैरह इसी तरह से पाथवे है सिग्नल्स का, जो अलाउ करता है इन्फॉर्मेशन और सिग्नल्स को और ट्रेवल करने के लिए बिटवीन कंपोनेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाहर और अंदर के जो कंपोनेंट्स है उनको कनेक्ट करने का काम आता है। इट मीन्स बस इज ए ग्रुप ऑफ वायर्स फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा में इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स जो भी हैं कंप्लीट उनको ट्रांसफ़र करने का काम आता है, ये बस सिस्टम होता है। बस 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के बस होते हैं। एक होता है सिस्टम बस या इंटरनल बस, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल बस या फिर एक्सपेंशन बस। 2 तरह के बसेज हैं आपका, इंटरनल बस या सिस्टम बस उसको बोलते हैं, दूसरा है आपका एक्सटर्नल बस या एक्सपेंशन बस। जो आपका सिस्टम बस होता है वो सीपीयू और मेमोरी को कनेक्ट करने का काम आता है। सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, और मेमोरी यूनिट को कनेक्ट करने के जो काम आता है, मेमोरी को मीन्स प्राइमरी मेमोरी को कनेक्ट करने का आता है। जो इंटरनल है कम्प्लीटली वो आपका सिस्टम बस है। सिस्टम बस कंप्राइजेज या फिर सिस्टम बस या एक्सपेंशन बस, दोनों बसेज में 3 पार्ट होते हैं, डेटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस। चलिए उसके बारे में भी बता रहे हैं। अब दूसरे टाइप का बस है आपका एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस या फिर उसी को बोलेंगे एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस क्या करेगा, ये किसको कनेक्ट करता है, ये आउटसाइड जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को सीपीयू से कनेक्ट करने का काम आता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर। बीच में कंट्रोलर्स होते हैं जैसे हार्ड डिस्क, मॉनिटर, कीबोर्ड, डिफरेंट एक्सपेंशन बस से कनेक्टेड है। ये सीपीयू मेमोरी आप देख सकते हैं सिस्टम बस से कनेक्टेड है, और फिर आगे एक्सपेंशन बस से डिफरेंट कंट्रोलर के थ्रू और डिफरेंट स्लॉट्स पे जो लगा है कंप्लीट और कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं। तो ये एक्सपेंशन बस है या फिर एक्सटर्नल बसेस को बोलते हैं। तो 2 तरह के बसेज होती हैं बेसिकली, और दोनों तरह की बसेज में 3 तरह के सिग्नल्स आते हैं। ये जो सिस्टम बस हमारा है उसमें आप देख सकते हैं ऊपर कि डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, 3 तरह के सिग्नल्स होते हैं। तीनों की अलग अलग ज़रूरत है, क्या होता है, क्यों अलग अलग यूज करते हैं। तो वेरी फर्स्ट है आपका कंट्रोल बस। कंट्रोल बस आपका स्टेटस बस भेजता है या फिर कमांड्स भेजता है कि क्या करना है, क्या ऑपरेशन करना है, क्या ट्रांसफ़र करना है, कौन सी डिवाइस रेडी होगी, क्या होगा, कंप्लीट ये इन्फॉर्मेशन। द कमांड्स टू एक्सेस द मेमोरी आर आईओ डिवाइस इज कैरिड आउट बाय द कंट्रोल बस। कंट्रोल बस स्टेटस सिग्नल, जैसे प्रिंटर के लिए दे रहा है, प्रिंटर रेडी है या प्रिंटर में एरर है तो उसका भी सिग्नल आ जाएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन कंट्रोलिंग पूरा सुपरवाइजिंग सिग्नल्स होते हैं जितने कंप्लीट सुपरवाइजरी। कंट्रोल सिग्नल्स विद इन सीपीयू या फिर कंट्रोल सिग्नल्स आउटसाइड सीपीयू। कंट्रोल सिग्नल्स विद इन सीपीयू सिस्टम बस के थ्रू, एंड कंट्रोल सिग्नल्स आउटसाइड सीपीयू आपका एक्सपेंशन बस के थ्रू जाता है। तो एक कंट्रोल बस के थ्रू कंट्रोल सिग्नल्स जाते हैं जिससे कि डिवाइस रेडी है नहीं है, कौन सा चिप सिलेक्ट होगा, कौन सा मेमोरी लोकेशन रीड होनी है या फिर आईओ रीड होना है या आईओ राइट होना है। तो जो भी होना है इन्फॉर्मेशन कंप्लीट सिग्नल्स, रीड का सिग्नल, राइट का सिग्नल, एएलई सिग्नल, एड्रेस लैच इनेबल हुआ तो एड्रेस रीड कंप्लीट जाना है उस लोकेशन पे। ऐसे कई सिग्नल्स हैं, स्टेटस सिग्नल्स हैं, सब कंट्रोल सिग्नल सब कंट्रोल बस के थ्रू जाता है। तो ये विद इन सीपीयू एंड आउटसाइड सीपीयू। विद इन सीपीयू सिस्टम बस का पार्ट है कंट्रोल सिग्नल्स, आउटसाइड सीपीयू आपका एक्सपेंशन बस या एक्सटर्नल बस का पार्ट है। तो ये पहला है आपका कंट्रोल बस। दूसरा आपका होता है एड्रेस बस। ये
इनपुट आउटपुट का एड्रेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का एड्रेस, डिवाइस का भी कोई लोकेशन होगा कि कौन सा डिवाइस है उसका भी एक नंबर होगा, और मेमोरी के लोकेशंस जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे तो जो एड्रेस बस होता है, एड्रेस बस ये स्पेसिफाई करता है कि एड्रेस बस की जो लेंथ ये स्पेसिफाई करती है कि कितना मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी या मेमोरी लोकेशंस पता हो सकता है उस पर्टिकुलर सिस्टम में, वो एड्रेस बस से ही डिसाइड होता है। अगर 16 बिट का है तो मैक्सिमम मेमोरी लोकेशन टू द पावर 16 होगी। ये टू द पावर 16 होगी कैसे, ये सब किस तरह से होगा, इसका डिटेल जब नंबर सिस्टम हम कवर करेंगे आपको, तब फिर से थोड़ा आपको बाइनरी नंबर सिस्टम आप जानेंगे तो फिर और डिटेल में से जानेंगे टू द पावर 16 कैसे होगा, क्यों टू द पावर 16 ही होगा ये। तो एड्रेस बस ये डिसाइड करता है कि कितना मेमोरी एड्रेसिंग मैक्सिमम हो सकती है, मीन्स कितना मेमोरी की मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है, कितने मैक्सिमम मेमोरी के लोकेशंस आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई कहे कि सिंगल, जैसे कोई कॉलोनी है उसमें नंबर्स देना है, हाउस नंबर्स डालने हैं, ये बोला है कि सिंगल डिजिट में ही होना चाहिए हाउस नंबर सबके, तो हाउस नंबर क्या हो सकते हैं आपके, हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 एंड सो ऑन, हाउस नंबर 9, कुल 10 नंबर्स हो सकते हैं बस 10। हाउस नंबर 9 के बाद हाउस नंबर 10 जब आएंगे तो 2 डिजिट में हो जा रहा है, तो सिंगल डिजिट में ही हाउस नंबर डालना था, तो हमें 0 से लेकर 9 तक करेंगे तो कुल 10 हाउसेज पे हम नंबरिंग कर पाएंगे, दैट इज़ 10 लोकेशंस का एड्रेसेस हमें पता चल सकेगा। ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसी तरह से बाइनरी में भी होता है, कितने वो कंप्लीट है, या फिर 2 का अगर कहें कि 2 डिजिट्स का कर सकते हैं तो 0 से करना शुरू करिए, 099 तक जाएगा तो आपको कुल 100 हाउसेज का एड्रेसेज, यूनिक एड्रेसेज हमारे अलग अलग बन जाएंगे। तो इतने लोकेशंस को एड्रेस किया जा सकता है, ये घर का हाउस का नंबरिंग है। सेम वे में, सेम फैशन में मेमोरी लोकेशंस का भी एड्रेस होता है। तो एड्रेस बस होता है, ये डिसाइड करता है कि कितना मैक्सिमम मेमोरी की कैपेसिटी हो सकती है उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो सपोर्ट करेगा उस एड्रेस बस की वजह से। 16 बिट का एड्रेस है तो कितना सपोर्ट करेगा, 32 बिट का एड्रेस लाइन्स है, टू द पावर 32 होगा, वो क्या होता है, टू द पावर 32 की वैल्यू क्या होगी, किस तरह से होगा, वो नंबर सिस्टम के साथ पूरा कवर होगा। ठीक है, तो एड्रेस बस होगा, एड्रेस स्पेसिफाई करता है। मेमोरी के भी एड्रेस होते हैं, आईओ का भी, इनपुट आउटपुट का एड्रेस होता है, उनका मल्टीप्लेक्सिंग भी होता है, मीन्स कई बार एड्रेसेस दोनों के एक जैसे ही होते हैं, वो बिट से पता डिसाइड होता है कि मेमोरी का है क्या फिर आईओ का है, इंटरप्रेट करते हैं, डिकोड करते हैं तो पता चलता है कि कहाँ मेमोरी का लोकेशन एड्रेस है या फिर आईओ का, वो किस तरह से मैपिंग है उसकी, वो फिर अलग टॉपिक है। ठीक, अब तीसरा बस जो होगा आपका डेटा बस होगा। डेटा बस में असली डेटा जो ट्रांसफ़र होता है, एक तो कंट्रोल सिग्नल्स गया कि रेडी हुआ डिवाइस, इनपुट आउटपुट या मेमोरी कौन सा चिप है, ये सब रेडी हुआ सिग्नल्स के लिए, स्टेटस सिग्नल्स के लिए, कंट्रोल सिग्नल्स, एड्रेस बस उस लोकेशन पे गए, लेकिन एक्चुअल डेटा क्या है, डेटा बस के थ्रू ही ट्रांसफ़र होगा, ट्रेवल करेगा सिग्नल। तो वो जो डेटा बस का ट्रांसमिशन है, अभी भी हम आप यूज करते हैं डेटा ट्रांसमिशन, कई बार डेटा हार्ड डिस्क से मेमोरी कार्ड में या फिर कहीं भी तो ट्रांसफ़र करते रहते हैं, एक्सटर्नली भी और उस तरह से भी करते हैं। आपने मूवी कॉपी किया या फिर कुछ और डाउनलोड किया, ये सब कई जगह डेटा का ट्रांसफ़र होता है। तो अब डेटा बस का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेटा असली सिग्नल जो ट्रांसफ़र होता है, अब उसके हम स्टैंडर्ड्स पे आते हैं। अब इसी के स्टैंडर्ड जब आएंगे कि हम किस किस तरह से बसेस डिज़ाइंड हुई हैं, क्या क्या इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड्स रहे हैं, कैसे कैसे लोग डिज़ाइन किए हैं बसेस, और जिससे डेटा का ट्रांसफ़र हो सके, सिग्नल्स जा सके। जो ग्रुप ऑफ वायर्स ऐसे तो आप देखने के लिए जो आप देखेंगे वो सब एक में ही होता है, मल्टीप्लेक्स होता है, कई बार एड्रेस और डेटा बस एक में ही होते हैं, मल्टीप्लेक्स होते हैं। ठीक है, तो वो अनदर पोर्शन है। अभी हम इस पर सिर्फ करेंगे कि तीनों हैं अलग अलग, लेकिन तीनों हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है कि तीनों सिग्नल एक साथ ही हों, एक ही वायर पूरा कंप्लीट सेट केबल में हो, एक्चुअली ग्रुप ऑफ वायर से केबल बन जाएगा तो उसी एक ही केबल में हो। वो केबल आपका रिबन्स जो होते थे कंप्लीट, या फिर साटा के केबल हो गए, अभी एडवांस आ गए हैं जो हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए, या फिर और कौन कौन से केबल्स हैं, कैसे कैसे बस का सेटअप बनता है, इसके लिए जो पूरा डिजाइनिंग का सेटअप आता है, कैसे कनेक्ट होते हैं, उसको बस आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो डेटाबेस के लिए बेसिकली होगा। तो कौन कौन से बस आर्किटेक्चर यूज होते हैं, कौन कौन से पॉपुलर हैं, कौन ऑब्सोलीट हो चुके हैं, कौन अभी भी यूज हो रहे हैं, और इंडस्ट्री में क्या क्या अभी चल रहा है, ये नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा बस आर्किटेक्चर का। पहला था आपका बस सिस्टम का, उसमें आपने देखा इंटरनल बस या सिस्टम बस, पहला हो गया कंप्लीट सेटअप। दूसरा हो गया आपका एक्सटर्नल बस या एक्सपेंशन बस। दोनों में 3 तरह के बसेज होते हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डेटा बस। दोनों में तीनों तरह की जरूरत पड़ेगी सिग्नल्स की। अब हम बस आर्किटेक्चर पे आएंगे, जो डेटा बस, जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या स्पीड ऑफ ऑपरेशन होगा, क्या फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा, कैसे कैसे कंप्लीट होता है, इन सब पोर्शंस पे आते हैं। क्या क्या सेटअप होगा बस आर्किटेक्चर में। तो बस आर्किटेक्चर में वेरी फर्स्ट बस आर्किटेक्चर इज द ISA,
ये 1980s में स्टार्ट हुआ और 2 दशक तक, दैट इज 2000 के आसपास तक ये पॉपुलर रहा। पहला ISA स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। जब भी ये बस के आर्किटेक्चर डिफाइंड होते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का इसलिए करना पड़ता है क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र के लिए सब लोग अपना अपना बना लेंगे तो दूसरे डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं करेगा वो। ठीक है, तो सभी डिवाइसेस को सपोर्ट करे, यूनिवर्सली जितने डिवाइसेस बने हैं सभी को सपोर्ट करे, इसलिए ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं जो जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है पूरे वर्ल्ड वाइड कि सब जगह वो सपोर्ट करे, वो बस कहीं भी लगाया जाए तो उसी तरह से काम करे। ऐसा ना हो कि सब अलग तरह से आर्किटेक्चर बना दिए हैं तो कहीं सपोर्ट कर रहा है कहीं कुछ कहीं कुछ। जैसे मेल फीमेल का किसी ने 0 और 1 डाल दिया, किसी ने M और F कर लिख दिया, या किसी ने कुछ और भी लिख दिया नाम, तो सब लोग अलग अलग कन्वेंशन से लिखेंगे तो फिर कैसे कम्युनिकेट हो पाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सब एक ही स्टैंडर्ड में सब वर्क करें। तो ये सब स्टैंडर्ड ज़्यादा करके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स का करने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा जो कंसर्न है इसके लिए जो करती है वो है IEEE। IEEE स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, तो IEEE ही सब मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, कौन नंबर सिस्टम से लेके और सब चीज़ों में, काफ़ी सेटअप में और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कम्युनिकेट करते हैं, ज़रूरत पड़ती है उनकी। लेकिन यहाँ के पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स की बात आती है, जो बस का आर्किटेक्चर का स्टैंडर्ड से IEEE के थ्रू होता है। तो पहला वो सब तो आर्किटेक्चर्स आएंगे, IEEE के कौन कौन से स्टैंडर्ड आए, तो इसमें बस आर्किटेक्चर में पहला मैंने बताया ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर आया, 1980s में रहा। इसमें पूरी कैपेसिटी जो 32 एड्रेस और 32 डेटा लाइन्स की है, लेकिन ये यूटिलाइज इसने किया है 16 डेटा लाइन्स को और 24 एड्रेस लाइन को मैक्सिमम इसने यूटिलाइज किया। शुरू में तो कम का था, बाद में इतने का यूटिलाइज करने लगा। तो ये शुरू में जो 80286, 80386 वहाँ तक के स्टैंडर्ड x86 कह सकते हैं, 80x86 वाले माइक्रो प्रोसेसर जितने थे, उस वाली सीरीज का जितने माइक्रो प्रोसेसर थे वहाँ तक इसको यूज किया गया ज़्यादा करके। और इसमें इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी थी वो 8.33 मेगाहर्ट्ज़ के थे और ये 8 मेगाबाइट 8 MB पर सेकेंड का ट्रांसफ़र रेट इससे अचीव होता था आपका ISA वाली बस से। फिर इसमें और चेंजेज आए, इसमें जब चेंज हुआ तो EISA आ गया, दैट इज एक्सटेंडेड, इसका एक्सटेंडेड वर्जन आ गया ISA का, जो 1988 में डेवलप हुआ। इसमें 32 एड्रेस और डेटा लाइन्स दोनों 32 बिट के यूज होने लगे, पूरे 32 बिट के। इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम ही था लेकिन स्पीड स्लोअर हो गई क्योंकि पूरे बिट यूज करने लगे, स्पीड स्लोअर हो गई। लेकिन ये बाद वाले कंप्यूटर्स को ये सपोर्ट करने लगा ऐसा। बाद वाले कंप्यूटर मीन्स पेंटियम वाले जो कंप्यूटर स्टार्ट हो गए 80486 के बाद वाले कंप्यूटर्स, उनको भी ये सपोर्ट किया। ISA वाला बस 88 में आया था, थोड़ी बहुत इसकी सपोर्टिंग हो गई। फिर वेसा बस आया आपका, ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर आया, ये 92 के आसपास। ये 32 एड्रेस और डेटा लाइन्स के 33 मेगाहर्ट्ज़ पे और 130 MB पर सेकेंड्स का इसका ट्रांसफ़र रेट था। तो ये डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सिर्फ इसलिए हम बता रहे हैं बसों का नाम कि आपको एक अवेयरनेस रहे टेक्नोलॉजी कैसे कैसे चेंज हुई, कैसे कैसे चेंजेज आए। ये सब ऐसा नहीं है कि कंप्लीट डेटा या फिर बसेज का नाम सभी का याद ही रहे, बस बसेज का कुछ नाम जानते हैं, हाँ ऐसे ऐसे बन के नई लेटेस्ट कौन कौन सा बस स्टैंडर्ड चल रहा है, बस आर्किटेक्चर चल रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किस फ्रीक्वेंसी काम कर रहा है। इट इज़ जस्ट फॉर कंपेरिजन पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रोथ हुई है और कैसे कैसे यूज़ किया गया, इसी के लिए दिया गया डेटा। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इतना ज़्यादा डेटा भी जाने और सब चीज़ें जाने कौन कौन कैसे हुआ। ठीक है, तो जो वीसा था आपका वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए था, ये वीडियो कार्ड्स के लिए यूज किया गया, वीडियो का ट्रांसफ़र जहाँ पे होता था इस तरह से स्टैंडर्ड्स के लिए डेवलप हुआ। 92 में इसको खूब यूज किया गया, वीडियो ट्रांसफर्स के लिए ही ज़्यादा करके यूज किया गया वीसा वाला। फिर वीडियो कार्ड डेवलप हुए जिसमें इस वाले बस को इनबिल्ट किया गया, ये बस चलने लगा, उसके साथ वीडियो कार्ड्स भी आए 92 के बाद, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड्स का रहा कंप्लीट। फिर आ गया PCI बस, जो कि अभी भी किसी न किसी रूप में यूज होता है, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन। पेरीफेरल मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, बाहर की डिवाइसेज, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन। PCI जो बस आई ये इंटेल ने 90 में बनाया, 1990 में उसके आसपास आ गया। इसमें शुरू में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 33 मेगाहर्ट्ज़ की थी, बाद वाले जो एडवांस वर्जन इसमें आया वो 66 मेगाहर्ट्ज़ की थी, और स्पीड शुरू में 133 MB पर सेकेंड से वो बढ़ के 528 MB पर सेकेंड तक हो गई, काफ़ी स्पीड इसकी हो गई। 32 एड्रेस लाइन्स थी। फिर अब अगला इसका था जो डेटा लाइन्स था, 32 के बाद 64 हो गया। तो ये बाद वाले जितने कंप्यूटर्स डेवलप हुए अच्छे से
पेंटियम्स के एडवांस वाले पेंटियम 4 वाले कंप्यूटर्स वगैरह सबको सपोर्ट किया, क्योंकि 64 डेटा लाइंस को सपोर्ट करने लगा। 32 तो था ही था, साथ ही साथ ये 64 का कंप्लीट हुआ। एक चीज़ और PCI बस के साथ आई जो कि बहुत पॉपुलर हुई बाद तेज़ी से, वो कॉन्सेप्ट आया प्लग एंड प्ले डिवाइसेस का। दैट इज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेरिफेरल कार्ड्स आ गया। जब भी हम कोई पेरिफेरल डिवाइस लगाते थे उसका ड्राइवर ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता, कन्फिगर कर लेता था कहाँ किस सेटअप में रहेगा, इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लग एंड प्ले डिवाइसेस, प्लग किया प्ले किया, ठीक है, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया। और ये PCI वाली बस जो होती प्रोसेसर इंडिपेंडेंट थी, इसमें मास्टर स्लैब का एक सेटअप आया। मास्टर स्लैब का सेटअप होने का मतलब कि कई बार क्या होता है कि हमने प्रोसेसर चेंज कर दिया और वो बसेज लगी हैं तो कुछ एक्टिव डिवाइसेज होती थी, वहाँ से रिक्वेस्ट जाती थी और स्लैब के लिए रिक्वेस्ट इनकी होती थी। तो मास्टर स्लैब में जंपर्स होते थे, जंपर के थ्रू सेटिंग करते थे। कई बार हम दूसरे इक्विपमेंट्स चेंज करते रहते थे, हार्ड डिस्क बदल दिया, CD ड्राइव बदल दिया और सब वायर्स बदल दिए, तो ऑटोमेटिकली मास्टर स्लैब में होता था जंपर की सेटिंग करनी पड़ती थी, वैसे होता था। अब आजकल उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो जंपर वगैरह सेट करने पड़ते थे PCI में। आजकल बाद वाले सेटअप में इसको मास्टर स्लैब सेटअप खत्म हो गया, कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो जंपर ऑटोमेटेड हो गया है। लेकिन उस समय जब इस तरह का सेटअप होता था तो प्लग एंड प्ले के नेचर की वजह से बहुत पॉपुलर रहा PCI बस। वो अभी तक भी PCI का कुछ न कुछ वर्जन्स वर्किंग में है, कुछ डिवाइसेज हैं या फिर इंटरनली PCI बसेज हैं आपकी। प्लग एंड प्ले का रोल है इसमें, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें पेरिफेरल कार्ड्स का। और इसके अलावा फिर आया आपका एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट AGP, वो गेमिंग्स के लिए और वीडियो के लिए ग्राफिक्स पोर्ट आया बहुत ज़्यादा। वो 528 MB पर सेकंड का वीडियो कार्ड के लिए स्पेशल यूज किया गया, ये खूब यूज हुआ। फिर PCI का ही एक आया एडवांस PCI E या फिर PCI एक्सप्रेस बस आई। इस बस में ये बस की खासियत थी, ये पूरी PCI का तो पूरा कंप्लीट सेटअप लिया ही था और चीज़ें एडवांस की ही। इसका एक खासियत थी हार्ड प्लगेबल था। हार्ड प्लगेबल मीन्स प्लग मीन्स कभी भी डिवाइस रनिंग कंप्यूटर में भी कभी हम डिवाइस निकाल सकते थे, लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। यहाँ से सेटअप चेंज हुआ। हालांकि इसके अलावा पहले यहाँ तक भी होता था कि हम CD ड्राइव भी लगाते थे तो इजेक्ट करना या फिर सेफली रिमूव करना, पेन ड्राइव लगाने पे भी होता है, सेफली रिमूव योर डिवाइस राइट क्लिक करके करते थे, या फिर और भी डिवाइसेज को डिस्कनेक्ट करने से पहले डायरेक्ट हम नहीं निकाल पाते थे। यहाँ से सेटअप हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं होती थी, गड़बड़ी हो जाती थी डायरेक्ट निकालने में कुछ, ये सब कंप्लीट। अभी क्या है, अब सब हार्ड प्लगेबल हो गया है PCI एक्सप्रेस बसेस से, कभी भी निकाल लीजिए, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है, फिर कभी भी लगा दीजिए। प्लग एंड प्ले में भी था कि लगाएंगे तो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करेगा प्लग एंड प्ले में, लेकिन इसमें क्या है कि रनिंग कंप्यूटर में निकालना और वो करना, तो इसलिए इसे हार्ड प्लगेबल बोला गया, जो कि PCI एक्सप्रेस वाले बसेज में इस तरह का सेटअप आया। PCI का ही कोई न कोई वर्जन आ रहा है, लेकिन ये सब ट्रांसफ़र पैरेलल ट्रांसफर्स के लिए बहुत यूज हुए। अब सीरियल ट्रांसमिशन तो रह ही गया। सीरियल ट्रांसमिशन मीन्स 1 बिट एट टाइम रेडी होगा, फिर 1 बिट ट्रांसफ़र होगा, फिर इकट्ठा होकर हम पैरेलल में कन्वर्ट करना चाहें, इस तरह करना चाहें। तो ये सीरियल्स के लिए जो कम्युनिकेशन सेटअप आया, सीरियल का जो कम्युनिकेशन था वो अभी भी, और दूसरा काफ़ी डिवाइसेज ऐसी थी जो स्लोअर डिवाइसेज थी। ये हायर पेरिफेरल्स के लिए तो बहुत अच्छा काम रहा, PCI एक्सप्रेस आ गया, हायर ट्रांसमिशन के साथ बहुत अच्छा काम किया। अभी भी बहुत सी ऐसी डिवाइसेज पेरिफेरल की थी जो कि अभी भी स्लो ही हैं। दैट इज़ प्रिंटर जैसे हो गया, वो प्रिंटिंग का काम उतना ही स्लो करेगा, उतना तेज़ तो कर नहीं पाएगा। ऐसे कीबोर्ड से हमने टाइपिंग किया तो उसमें भी हमारा डिले रहेगा, माउस से क्लिक करने में हमारा डिले जो होगा, तो अभी स्लो ही है माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर। स्कैनर स्कैन करना है उसे, तो ये सब कुछ ऐसे पेरिफेरल डिवाइसेज काफ़ी ऐसे हैं जो कि स्लोअर डिवाइसेज हैं, जहाँ पे सीरियल ट्रांसमिशन है डेटा का। ऐसे डिवाइसेज के लिए जो स्लोअर साइड हैं उसके लिए प्रोविज़न की बात आई। ये सब PCI एक्सप्रेस तो फास्टर डिवाइसेस पेरिफेरल्स के साथ बहुत अच्छे से काम किया ये कंप्लीट, बट स्लोअर डिवाइसेस का जब की बात आई तो स्लोअर डिवाइसेस के लिए जो किस तरह से वर्किंग होगी, इसके लिए USB का कॉन्सेप्ट है 98 में। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। तो USB में जो स्टैंडर्ड आया पहले वो 1.5 Mbps का आया, 1.5 मेगाबाइट पर सेकंड का कंप्लीट स्पीड रहा। Mbps BPS है तो बिट्स पर सेकंड होगा, MB नहीं का स्मॉल भी है। फिर उसके बाद इसमें और चेंजेज आए, 1.1 आया तो आपका 12 Mbps आया। फिर USB 2.0 जो अभी हम ज़्यादा करके यूज करते हैं ये कंप्लीट, ये 480 Mbps की स्पीड के साथ आया। इसमें और चीज़ें, तो ये 2 Mbps आते आते जो कम्युनिकेशन था वो हाफ डुप्लेक्स में आ गया।
यहाँ तक हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है पूरी तरह USB 2.0 में। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होता है सीधा सीधा, कम्युनिकेशन 3 तरह का होता है, एक कम्युनिकेशन का पार्ट है वैसे, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स के केस में वन वे सिर्फ कम्युनिकेशन होता है, दूसरी तरह नहीं होता है। जैसे ब्रॉडकास्टिंग, टीवी का प्रसारण, बस उधर से ही आएगा, हम इधर से हम कुछ बोल नहीं सकते, बस वन वे आएगा। रेडियो का प्रसारण जो आता है कंप्लीट, तो ये वन वे कम्युनिकेशन वाला जितना हो गया वो आपका सिंप्लेक्स हो गया। हाफ डुप्लेक्स मतलब 2 वे होगा बट एट ए टाइम वो एक ही तरफ चलेगा। रेलवे ट्रैक जैसे एक है कोई, तो एक समय में वैसे तो 2 वे हो सकता है, लेकिन दोनों 2 वे में भी दोनों इधर से उधर एक साथ नहीं जा सकते। एक ट्रैक पे एक ट्रेन जा रही होगी तो फिर जब चली जाएगी तब दूसरी तरफ से आ सकती है, दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं। और फुल डुप्लेक्स वो होता है कि जब दोनों तरफ कम्युनिकेशन, जैसे वाकी टाकी भी हाफ डुप्लेक्स का बेस्ट एग्जांपल होता है। ओवर एंड आउट करना पड़ता है, जब एक आदमी बोलता है नहीं नॉइस जनरेट हो जाती है, जब एक आउट कर लेगा तो दूसरा वाला बोलेगा, हाफ डुप्लेक्स होता है। रेलवे ट्रैक की तरह एग्जांपल है। और तीसरा आपका होता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में दोनों तरफ एक साथ, मोबाइल का कम्युनिकेशन जैसे हो गया, या फिर रोड है, 2 वे रोड है कहीं, तो इधर भी गाड़ियाँ जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं एक साथ ही, तो ये फुल डुप्लेक्स है। तो जो USB 3.0 था ये बहुत हायर स्पीड का आया अभी, ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन यूज करने लगा, कंप्लीट स्पीड बहुत फास्ट हो गई, सभी तरह से यूटिलाइज किए गए। USB 2.0 हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन था। तो लेकिन इसमें अपवर्ड कंपेटिबिलिटी, डाउनवर्ड कंपेटिबिलिटी सभी में बनी रही। जैसे आप USB 2.0 में जो 480 Mbps है तो 12 Mbps 1.5 Mbps का डेटा स्पीड को भी सपोर्ट किया। इसी तरह से आपका USB 3.0 में 5 Gbps स्पीड, बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड हो गई। और USB 3.0 ने तो काफ़ी ज़्यादा और भी डिवाइसेस थे, eSATA और SATA सभी के स्पीड को पीछे छोड़ दिया। 3.0 ने 5 Gbps आ गया। ये 480 Mbps, 12 Mbps और 1.5 Mbps पुराने भी स्पीड को सपोर्ट करता रहा। और साथ ही साथ 5 Gbps का USB 3.0 के भी पोर्ट आने लगे हैं कंप्यूटर में। इसकी ये बसेज USB के जो बनते हैं इस स्टैंडर्ड से 3.0 के, वो भी कंप्लीट चल रहे हैं। ये तो USB का हो गया। अब नेक्स्ट आया थंडरबोल्ट, एक नई टेक्नोलॉजी है। इसने क्या किया, कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सर रविंद्र जडेजा जैसा हो गया, दैट इज बॉलिंग भी बढ़िया करेगा, बैटिंग भी, फील्डिंग में भी एक आध 2 रन आउट कर देगा कंप्लीट, इस तरह का हो गया एकदम से ऑलराउंडर, मतलब बहुत पावरफुल। थंडरबोल्ट इसलिए पावरफुल है कि ये सभी तरह की डिवाइसेस को ऑलमोस्ट रिप्लेस कर देगा कंप्लीट। ऐसे थंडरबोल्ट वाला आएगा, किसी भी तरह जो PCI USB सबको रिप्लेस करके एक ही तरह का कर लेगा। कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज़, सभी तरह के टेक्नोलॉजीज़ में सीरियल ट्रांसमिशन हो, पैरेलल ट्रांसमिशन हो, आपका HDMI का केबल हो जो कि टीवी के लिए, या फिर आपका SATA का केबल हो। SATA स्टैंड्स फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SATA का केबल हार्ड डिस्क के लिए यूज करते हैं। eSATA होता है जो कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के लिए, उसमें भी 3 Gbps की स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड का होता है। म्यूजिक का MDMI का केबल्स, ऐसे कई केबल्स हैं, HDMI MDMI के सभी केबल्स को ये PCI के, PCI एक्सप्रेस का, या फिर इसके अलावा ISA EISA सभी केबल्स को सबको रिप्लेस कर देगा। और सबको रिप्लेस करके थंडरबोल्ट में पूरी तरह सबको एक साथ कन्वर्जेंस करेगा। सर रविंद्र जडेजा सब बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा, अच्छी फील्डिंग भी करेगा, कैप्टेंसी करवाएं तो वो भी करे, ठीक है। तो इस तरह का ऑलराउंडर कंप्लीट होगा। तो ये थंडरबोल्ट है, न्यू स्टैंडर्ड जो कंप्लीट है, अभी पूरी तरह पॉपुलर नहीं है, अभी हर जगह यूज नहीं हो रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे ये पॉपुलर होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ टाइम लगता है फिर उसे कंप्लीट आने में। कई बार ये हो जाता है कि लोग पुराने वाले डिवाइसेज इतनी ज़्यादा होते हैं तो उसे यूज ही करते रहते हैं, तो पॉपुलरिटी होने में टाइम लगता है। चाइना वाले अलग से कुछ अपना स्टैंडर्ड बनाते रहते हैं जो कि उन्हीं की डिवाइसेस के लिए सपोर्ट करता है, दूसरे में चल नहीं पाता है। फिर ये सब तो हो ही रहा है। इन सब के साथ फिर ये सब तो रहा ही, फिर लोगों ने अपना अलग से कुछ दिमाग लगाया तो IEEE 1394 एक स्टैंडर्ड डेवलप हुआ। IEEE जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, उसका एक सभी स्टैंडर्ड्स बनाता है। तो 1394 जब बहुत पॉपुलर हुआ तो इसको ज़्यादा करके इसका एडवर्टीजमेंट और ज़्यादा यूज़ किया एप्पल कंप्यूटर वालों ने, उसका नाम फायरवायर रखा गया। और इसमें भी 800 Mbps के आसपास स्पीड रही। अभी भी USB 3.0 कम है, लेकिन उन्होंने बहुत पॉपुलर इसको किया। फायरवायर की बहुत अच्छे से ट्रांसमिशन होगा, बहुत फास्ट होगा एप्पल कंप्यूटर्स के साथ, एप्पल मोबाइल के साथ, इस तरह का एप्पल वाले अपने सिस्टम के साथ इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर किए फायरवायर को। इस तरह के बसेज यूज की जाएंगी IEEE की। इसके बाद HP इंटेल और एक कंपनी ने मिलकर IEEE 1284 का पूरा डेवलपमेंट किया, एक स्टैंडर्ड जो ये वर्क किया। HP ने फिर IEEE 488, इसी तरह से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स डिफरेंट कंपनीज ने बनाया
जो कि ऐसे चले आ रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी में चेंजेज बसेस का होता रहेगा। हमारा ये टारगेट आज का ऑब्जेक्टिव था पूरे टॉपिक का कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे कैसे, बस थोड़ा बहुत जाने आप। तो अभी USB 3.0 हम यूज़ कर रहे हैं, 2.0 यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे कैसे स्पीड होती है। अब इन स्पीड के साथ स्लोअर डिवाइसेज भी कम्पीट करते रहें, वो चलते रहें, और हाई स्पीड का मेमोरी ट्रांसफ़र होता रहे। कई बार आप देखते होंगे फास्टर मेमोरी कार्ड भी होता है, मेमोरी बहुत तेज स्पीड फास्ट होती है, कई स्लोअर होते हैं। उन सब में भी टेक्नोलॉजी चाहिए कि दोनों तरह का है, सबको एडजस्ट करते रहें। कई बार फास्ट चार्जर भी आप जानते होंगे, क्योंकि बहुत तेज़ चार्जिंग कर लेता है, तो उसमें भी इसी तरह टेक्नोलॉजी है कि तेज़ी से चार्ज करना, जैसे वायरलेस चार्जिंग का भी कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ चेंजेज आ रहे हैं, सभी के अपने प्लस और माइनस हैं। कई बार हम पता चलेगा बहुत हाई फाई रख लिए सेटअप, उसकी ज़रूरत ही नहीं है उतनी ज़्यादा, फालतू का कास्ट बढ़ जाएगा। इसलिए स्लोअर डिवाइसेस के लिए स्लोअर वाला ही चलने दीजिए, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि डिवाइस ही रेडी नहीं होगा तो उसके लिए बहुत हाई फाई सेटअप रख लिया, बस का एक्सप्रेस रख लिया, स्पीड ज़्यादा रख ली, तो वो भी नहीं काम होता। तो इन सब चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होगा। तो आज का हमारा कंप्लीट डिस्कशन बस सिस्टम और बस आर्किटेक्चर पे था, किस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, वो बस के थ्रू होते हैं, उसी के थ्रू सिग्नल्स मिलता जाता है। बस अब बताया मैंने, सिस्टम बस और एक्सपेंशन बस, दो तरह की बसें होती हैं, जो इसमें तीन सभी में सिग्नल्स होते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स, एड्रेस सिग्नल्स एंड डेटा सिग्नल्स, 3 तरह के सिग्नल्स भेजने पड़ते हैं कंप्लीट। और फिर उनका बस के आर्किटेक्चर के इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उस बेसिस पे काफ़ी स्टैंडर्ड्स अभी तक चल रहे हैं पॉपुलरली। इसका डिटेल्ड अभी फिर खुद बहुत बड़ा टॉपिक्स हैं कंप्लीट, लेकिन मैं एक ब्रीफ आइडिया दिया हूँ, और एक टर्म जितने आते हैं सुनने में आता होगा, थोड़ा बहुत आप फेमिलियर रहिए। इसका ये नहीं पर्पज़ है कि आप पूरा डेटा ही जाने, बट टर्म से फेमिलियर आप रहेंगे तो किस तरह से बस सिस्टम काम करता है, पूरा कंप्लीट यही डिस्कशन तुम्हारा। तो आज के लिए अभी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।